मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब हाजी मस्तान नाम का सूरज ढल रहा था, तब उसी वक्त मुंबई की तंग गलियों में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा तूफान बनकर उभर रहा था। वो इतना बेखौफ और साहसी था कि महज 19 की उम्र में उसने न केवल हाजी मस्तान को लूटने की प्लानिंग की, बल्कि आगे चलकर करीम लाला की पठान गैंग से सीधी टक्कर लेकर मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर की आग भड़का दी। इस गैंग वॉर में करीम लाला की पठान गैंग ने उसके बड़े भाई को भी मार गिराया, लेकिन बड़े भाई की हत्या ने उसे और भी बेरहम बना दिया। इसके बाद उसने पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारा, यहाँ तक कि उसने अपने भाई की मौत के बदले में करीम लाला के भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे उसके चर्चे पूरे अंडरवर्ल्ड में होने लगे और फिर उसने आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि उसके नाम से पूरी मुंबई कांपने लगी। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग के जरिए उसने करोड़ों कमाए। वो बॉलीवुड की फिल्मों में अपना ब्लैक मनी लगाता और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से हफ्ता भी वसूलता। जो उसे पैसे पहुंचा देते उनकी जान वो बख्श देता और जो मना करते उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। लेकिन जब उसे लगने लगा कि वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, तो वो इंडिया से भागकर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान में जा बसा। लेकिन इंडिया से बाहर रहकर उसने जो किया वो सिर्फ क्राइम नहीं, आतंकवाद की परिभाषा बन गया। उसने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसा खौफनाक आतंकी हमला करवाकर पूरे भारत को दहला दिया था। उसके क्राइम का साम्राज्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया भर के करीब 15 देशों में अपना नेटवर्क फैलाकर ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, आर्म स्मगलिंग और टेरर फंडिंग जैसे गुनाहों को अंजाम देता रहा। उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस, इंडिया और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम है। फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने उसे कभी वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा था। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की, जिसने कभी पैसे की तंगी में पढ़ाई छोड़ी, छोटी मोटी चोरी से क्राइम की दुनिया में कदम रखा और फिर वो पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। Dreaded terrorist, drug lord, underworld don from Dongri, Dawood Ibrahim. The Supreme Court delivered its final verdict in the case, indicting Dawood Ibrahim, his brother Anis Ibrahim and Tiger Memon for being the archers who planned the deadly blast. Dawood Ibrahim is a don whose empire spreads not just across the subcontinent but in several parts of the world. My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. साल 1955 में इब्राहिम कासकर नाम का शख्स, जो पेशे से हेड कांस्टेबल था, एक दिन अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा से मिलने जाता है। निराले शाह बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए उनसे कहा कि उनके 6 बेटे होंगे और उनमें से उनका दूसरा बेटा आगे चलकर बहुत ही फेमस और पैसे वाला आदमी बनेगा। इसके कुछ महीने बाद 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इब्राहिम कासकर के घर उनके दूसरे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम कासकर रखा जाता है। दाऊद के जन्म के बाद उसके पिता अपने परिवार के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गए। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड के माफिया हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार की तूती बोलती थी। पुलिस हेड कांस्टेबल होने के बावजूद इब्राहिम कासकर का इन अंडरवर्ल्ड डॉन से अच्छा रिश्ता था। करीम लाला से तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब उसे दाऊद के जन्म की खबर मिली तो उसने इस खुशी में एक बड़ी दावत दी थी। उस वक्त करीम लाला को कहां पता था कि जिस बच्चे के जन्म की खुशी में वो आज जश्न मना रहा है, वही आगे चलकर उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। दाऊद के जन्म के बाद इब्राहिम कासकर के 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना उनके लिए काफी मुश्किल था। इसके बावजूद इब्राहिम कासकर ने दाऊद को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। दाऊद उनका दूसरा बेटा था और उन्हें निराले शाह बाबा की भविष्यवाणी पर भरोसा था कि एक दिन उनका ये बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। इसलिए जहां उन्होंने अपने बाकी बेटों का एडमिशन म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स में और बेटियों का दाखिला उर्दू मीडियम स्कूल्स में करवाया, वही दाऊद का एडमिशन मुंबई के एक प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया गया ताकि उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। दाऊद के 6th क्लास में पहुंचने तक उसके घर की स्थिति सामान्य थी, लेकिन हालात अचानक तब बिगड़ गए जब 1966 में उसके पिता को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को क्रैक न कर पाने के कारण कुछ अन्य पुलिस वालों के साथ सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बाद दाऊद का परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा। घर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी
खराब हो गई कि कई बार भूखे रहने तक की नौबत आ गई। इस कठिन समय में दाऊद की पढ़ाई भी छूट गई। इस दौरान उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोकल लड़कों से हो गई जो चोरी और ठगी जैसे कामों से जुड़े हुए थे। उनके संपर्क में आने के बाद दाऊद भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ा। महज 14 साल की उम्र में उसने पहली बार चोरी की। उसने एक आदमी के पैसे चुराए, लेकिन जल्दी ही इस बात की शिकायत उसके पिता तक पहुंच गई। उस दिन उन्होंने उसकी खूब पिटाई की ताकि वो सुधर जाए, लेकिन दाऊद कभी नहीं सुधरा और जल्द से जल्द ज्यादा दौलत और शोहरत कमाने के लालच में अपराध की दुनिया की गहराइयों में उतरता चला गया। इसके बाद दाऊद और उसके दोस्तों ने मिलकर मोहत्ता मार्केट में एक दुकान खोली, जहां वो विदेशी घड़ियां बेचने के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इस तरह छोटी मोटी चोरी और धोखाधड़ी के काम करते करते दाऊद धीरे धीरे आसपास के इलाकों में एक गुंडे के तौर पर जाना जाने लगा और उसका कांटेक्ट लोकल गैंगस्टरों से होने लगा। कुछ समय बाद वो एक लोकल डॉन बाशु दादा के गिरोह का हिस्सा बन गया। दाऊद के सपने बड़े थे, इसलिए जैसे ही उसके पास थोड़ी पावर आई और कुछ पहचान बनी, वो अपने बॉस बाशु दादा को ही आंखें दिखाने लगा। एक दिन किसी बात को लेकर बाशु दादा ने दाऊद के पिता और उसके बड़े भाई शब्बीर कासकर की खुलेआम इंसल्ट कर दी। ये बात दाऊद को इतनी चुभ गई कि उसने न केवल बाशु दादा को खुलेआम जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उसने अपने दोस्तों की मदद से उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर डाला। धीरे धीरे दाऊद गैंगस्टर्स की दुनिया में अपना कद बढ़ाता जा रहा था। 1970 के दशक में उसने कुछ वक्त के लिए हाजी मस्तान के लिए भी काम किया। हालांकि उसे हाजी मस्तान इस शहर पर राज करने का कभी भी सही हकदार नहीं लगा, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मस्तान ने खुद से कभी कोई वायलेंस का काम नहीं किया था। इसके बावजूद हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक दबदबा था। मस्तान की ये पॉपुलैरिटी दाऊद को अंदर ही अंदर खलती थी और वो भी वैसा ही रुतबा चाहता था। उसे पता था कि अगर उसे इस क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ा बनना है तो उसके लिए उसे इस फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी से भिड़ना होगा। इसलिए कभी हाजी मस्तान का शागिर्द रहा दाऊद इब्राहिम उससे भी टकराने के लिए तैयार हो गया। उसे सही मौका तब मिला जब एक बार मस्तान ने दाऊद के 2 दोस्तों को पठान गैंग से पिटवा दिया। दाऊद अब हाजी मस्तान से अपने दोस्तों की पिटाई का बदला लेना चाहता था। इसी बीच उसे पता चला कि हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए से भरी एक अटैची मरीन लाइन से होकर मालाबार हिल्स तक जाने वाली है। दाऊद ने मस्तान के इसी ब्लैक मनी को लूटने का प्लान बनाया। उस वक्त दाऊद की उम्र महज 19 साल की थी, फिर भी वो इतना बेखौफ था कि उसने रास्ते में गाड़ी रोककर उस अटैची को लूट लिया। लेकिन अभी वो इस धंधे में नया था, इसलिए उससे एक गलती हो गई। असल में वो पैसा हाजी मस्तान का नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। बैंक का पैसा लूटकर दाऊद ने पुलिस से सीधी टक्कर ले ली थी। जो पुलिस टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें उसके पिता इब्राहिम कासकर भी शामिल थे। इब्राहिम कासकर को जब पता चला कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा है, तो वो दाऊद की पुलिस वाली बेल्ट से पिटाई करते हुए उसे थाने ले गए और बड़े पुलिस अफसरों के सामने अपने बेटे के काले कारनामों के लिए माफी भी मांगी। चूंकि उसके पिता ने खुद उसका सरेंडर करवाया था, इसलिए वो कुछ ही दिनों में छूट गया। इतनी बेइज्जती और पिता की पिटाई के बाद भी दाऊद पर कोई असर नहीं पड़ा और बाहर निकलने के बाद उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। 1970 के दशक के आखिरी सालों तक दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने बाशु दादा के करीबी रहे खालिद पहलवान के साथ मिलकर अपना खुद का गैंग बना लिया, जो आगे चलकर डी कंपनी के नाम से मशहूर हुआ। इधर हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, जिससे दाऊद को स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गोल्ड ट्रेड और रियल एस्टेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया। दाऊद की स्मगलिंग में बढ़ती पकड़ से करीम लाला काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि पहले इन धंधों पर पठान गैंग का कब्जा था और अब उसको अपने धंधे में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इससे जल्द ही दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर आए दिन गोलियां चलने लगी। दोनों गैंग्स के बीच बात इस कदर बिगड़ गई कि समझौता कराने के लिए हाजी मस्तान को बीच में आना पड़ा। कुछ दिनों तक दोनों गैंग शांत रहे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से आपस में भिड़ गए। इसी बीच एक बार करीम लाला और उसके गुंडों ने दाऊद को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। ये वाकया दाऊद के लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी एक ह्यूमिलिएशन था और इसी ने उसकी दुश्मनी को और ज्यादा पर्सनल बना दिया। अगले कुछ सालों तक डी कंपनी और पठान गैंग के बीच ये पावर स्ट्रगल जारी रहा। दोनों गैंग के लोग एक दूसरे के लोगों की जान लेते रहे, लेकिन साल 1981 आते आते दाऊद का गैंग पठानों पर भारी पड़ने लगा। करीम लाला से ये देखा नहीं गया और उसने उस समय के एक और उभरते डॉन मन्या सुरवे से हाथ मिला लिया और उसे दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर को मारने का काम सौंप दिया।
मन्या सुर्वे और उसके गुंडों ने मौका लगते ही 12 फरवरी 1981 को शब्बीर कास्कर को मार गिराया। अपने भाई की हत्या की खबर से दाऊद इब्राहिम बुरी तरह बौखला गया। उसके लिए अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि पर्सनल रिवेंज बन चुका था। उसने बदला लेने की ठान ली और इस बार उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। दाऊद ने पुलिस को मन्या सुर्वे गैंग और पठान गैंग के मूवमेंट्स की लगातार इनसाइड इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। उसकी सटीक मुखबिरी के चलते पुलिस ने एक एक करके मन्या सुर्वे के लोगों को या तो अरेस्ट कर लिया या एनकाउंटर में खत्म कर दिया। उसके कई लोग तो डर के मारे दाऊद के साथ जुड़ गए। इसी के साथ मन्या सुर्वे साल 1982 में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दाऊद का भी करीम लाला से हिसाब बाकी था। वो अपने भाई की मौत का बदला करीम लाला के भाई की मौत से लेना चाहता था। इसी बीच करीम लाला के भतीजे समद खान ने किसी बात पर दाऊद के भाई नूरा को पीट दिया था। दाऊद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और 4 अक्टूबर 1984 को समद खान जैसे ही अपनी एक माशूका शिल्पा से मिलकर उसके फ्लैट से लौटा, दाऊद इब्राहिम, अली अंटुले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद ने उसके शरीर पर 19 गोलियां दागकर उसकी जान ले ली। दाऊद यही नहीं रुका और उसने आखिरकार 1986 में करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवाकर अपना बदला पूरा कर लिया। इस तरह धीरे धीरे दाऊद ने अपने सारे राइवल गैंग्स को एक एक करके या तो खत्म कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया और अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे दाऊद का मुंबई, गुजरात और दमन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, सिल्वर और गोल्ड जैसे कई कीमती सामानों की स्मगलिंग पर कब्जा हो गया और वो इस नेटवर्क से करोड़ों की कमाई करने लगा। इसी बीच साल 1986 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई की ही एक लड़की जुबीना जरीन उर्फ महजबीन से शादी कर ली। दाऊद इब्राहिम का क्रिकेट से भी गहरा लगाव था। वो केवल क्रिकेट देखने का शौकीन नहीं था बल्कि क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जैसे अवैध कारोबारों पर भी उसकी पकड़ मजबूत थी। वो मैच के दौरान अक्सर वीआईपी स्टैंड में देखा जाता था। साल 1986 में शारजाह में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होना था। मैच से पहले दाऊद इब्राहिम भारतीय अभिनेता महमूद के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। उसने भारतीय खिलाड़ियों के सामने खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में पेश करते हुए उनसे कहा कि अगर इंडिया ये फाइनल जीतता है तो वो हर खिलाड़ी को एक एक टोयोटा कोरोला गिफ्ट करेगा। उस समय भारतीय कप्तान कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम वापस लौटे तो उन्होंने गुस्से में कहा, यह आदमी कौन है, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। मजबूरन दाऊद इब्राहिम को मुंह लटकाए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना पड़ा। बाद में ये वाकया क्रिकेट इतिहास में शारजाह ड्रेसिंग रूम स्कैंडल के नाम से काफी चर्चा में रहा। इस दौरान दाऊद का धीरे धीरे बॉलीवुड में भी दबदबा हो गया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स अंडरवर्ल्ड के डर के साए में जीते थे। दाऊद बड़े प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगाता और बदले में अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट करवाता। वो अपना खौफ दिखाने के लिए कई फिल्म मेकर्स और फिल्मी सितारों से हफ्ता भी वसूला करता था। जो पैसे नहीं देता दाऊद उसको या तो मरवा देता या फिर उसे खौफ के साए में जीने को मजबूर कर देता। इस दौरान दाऊद इब्राहिम का नाम कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ भी जुड़ा और उसके इश्क के किस्से भी खूब मशहूर हुए। साल 1985 में जब राज कपूर ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नीली आंखों वाली मंदाकिनी को लॉन्च किया तो देश भर में उस नई हीरोइन की चर्चा होने लगी। दाऊद भी मंदाकिनी पर फिदा था और उस दौरान कई रिपोर्ट्स में दाऊद और मंदाकिनी के बीच अफेयर होने के दावे भी किए गए, लेकिन उस वक्त बात दब गई। लेकिन कुछ सालों बाद दुबई के एक स्टेडियम से दोनों की साथ वाली कुछ तस्वीरें मीडिया के सामने आई। तस्वीरों में दोनों एक साथ मैच देखते हुए बेहद करीब नजर आ रहे थे। इसके बाद मंदाकिनी को दाऊद की गर्लफ्रेंड कहा जाने लगा था। साल 1986 में जब दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शिखर पर पहुंच चुका था, उसी दौरान उस पर पुलिस का शिकंजा भी कसा जाने लगा। पुलिस कमिश्नर टीएस सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरी वारंट जारी किया और दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी। दाऊद के ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग समेत कई चार्जेस थे। वो भी समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए उसने अपने परिवार और कुछ करीबियों के साथ भारत छोड़ने का फैसला किया। एक रात क्राइम ब्रांच की टीम ने दाऊद को पकड़ने के लिए डी कंपनी के हेडक्वार्टर पर छापा मारा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से की गई मुखबरी के चलते दाऊद इब्राहिम उस समय तक भारत छोड़कर दुबई भाग निकला था। इसके बाद दाऊद इब्राहिम दुबई से ही अपने गुर्गों के जरिए मुंबई को कंट्रोल करने लगा। वो न केवल मुंबई को कंट्रोल कर रहा था बल्कि उसने दुबई में रहकर भारत के अलावा और भी देशों में अपने पैर पसार लिए थे। उस समय डी कंपनी में उसके लिए छोटा राजन, मोहन कोटियन, गुरु सताम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे लोग काम करते थे। डी कंपनी में दाऊद की पोजीशन नंबर 1 की थी और छोटा राजन नंबर 2 पर था।
लेकिन छोटा शकील को छोटा राजन के दूसरे नंबर पर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद दाऊद का सबसे करीबी बनना चाहता था, इसलिए वो और उसके करीबी शरद शेट्टी और सौत्या अक्सर छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरते रहते थे। साल 1992 तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन इसी बीच दाऊद के जानी दुश्मन अरुण गावली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। दाऊद ने अपने जीजा की मौत का बदला लेने के लिए उसे शूट करने वाले शैलेश हल्दांकर और विपिन शौर्य को मौत के घाट उतारने का काम छोटा राजन को सौंपा। छोटा राजन अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन इब्राहिम पारकर के दोनों हत्यारे जे हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच एडमिट थे, इसलिए उसे दोनों को ठिकाने लगाने में देरी हो रही थी। दाऊद को अपने जीजा की मौत का बदला लेने की जल्दी थी, इसलिए उसने ये काम छोटा राजन की जगह छोटा शकील को सौंप दिया। इसके बाद 12 नवंबर 1992 को छोटा शकील के खतरनाक शूटरों ने मुंबई के जे हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ 500 राउंड की फायरिंग की और शैलेश हल्दांकर को भून डाला। हालांकि उस दिन विपिन शौर्य दूसरे वार्ड में था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। इस इंसिडेंट के बाद से ही छोटा राजन और दाऊद के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। एक दिन दुबई की एक पार्टी में शरद शेट्टी ने दाऊद से कहा, आपके अंडर काम करते हुए छोटा राजन अपनी एक अलग टीम खड़ा करता जा रहा है, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि यही आपके लिए खतरा बन जाए। इसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि दाऊद इब्राहिम अपने राइट हैंड छोटा राजन को डी कंपनी की इंपॉर्टेंट प्लानिंग से भी दूर रखने लगा। उसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने अयोध्या में स्थित सालों से विवादित रही बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया। जगह जगह दंगे भड़क उठे और मुंबई भी इस वायलेंस से नहीं बच सकी। टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और दाऊद इब्राहिम इसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग रचनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी भारत को चोट पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने प्लान में दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा और टाइगर मेमन को शामिल कर लिया। हालांकि दाऊद ने अपने दाहिने हाथ रहे छोटा राजन को इस आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग से दूर रखा था। इसके बाद जनवरी 1993 में ISI ने पाकिस्तान से RDX, राइफल्स और ग्रेनेड के कुछ कंसाइनमेंट गुजरात भेजे, जिन्हें दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी अबू सलीम मुंबई तक पहुंचा रहा था। इसके बाद 12 मार्च 1993 की दोपहर महज 2 घंटे 10 मिनट के अंदर मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठा। इन धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भारत में अब तक का सबसे खतरनाक और भयानक आतंकी हमला था, जिसमें दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी भूमिका थी। बाद में इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम हाथ नहीं आ सका। वो इस हमले के बाद दुबई से भागकर पाकिस्तान में जा छुपा, जहां पाकिस्तान ने उसे पूरी सुरक्षा दी। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद ने पाकिस्तान से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा। पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद उसने अपने गुर्गों के जरिए मुंबई में अपना खौफ बरकरार रखा। बॉलीवुड में भी उसका डर जस का तस बना हुआ था। ना तो उसकी गुंडागर्दी कम हुई और न ही उसके अफेयर्स के किस्सों पर लगाम लगा। एक्ट्रेस मंदाकिनी के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम अनीता अयूब, जैस्मिन धुन्ना और महवीश हयात जैसी एक्ट्रेसेस से भी जुड़ा। दाऊद पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब के लिए तो इस कदर दीवाना था कि जब फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी ने दाऊद के कहने पर अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया, तो उसके गुंडों ने साल 1995 में जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी। इसके अलावा साल 1997 में मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर और टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद के ही आदमी अबू सलीम ने करवाई थी। अबू सलीम गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन की मांग कर रहा था, लेकिन गुलशन कुमार ने धमकियों के बावजूद पैसा देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इससे अच्छा वो ये पैसे माता वैष्णो देवी के भंडारे में दान कर देंगे। इंडिया से बाहर रहकर दाऊद का बॉलीवुड फिल्मों को फंड करना भी जारी रहा। साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की फंडिंग को लेकर भी आरोप लगे थे कि इसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने फाइनेंस किया है। पुलिस की जांच में इस फिल्म के प्रोड्यूसर नजीम रिजवी और फाइनेंसर भरत शाह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आए और दिसंबर 2000 में फिल्म रिलीज होने से पहले ही दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इस दौरान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का दाऊद से कनेक्शन एक खुली बात थी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद संजय दत्त पर दाऊद के गुर्गों से हथियार लेने और उन्हें अपने घर में रखने का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें टाडा के तहत जेल भी जाना पड़ा था।
अनिल कपूर भी भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद इब्राहिम के साथ देखे गए थे। वहीं सलमान खान को दाऊद के भाई के साथ एक इवेंट में देखा गया था। अभिनेता ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया कि उन्होंने दाऊद से 2 बार मुलाकात की थी। इसके अलावा दाऊद के एक इवेंट में गोविंदा, अनु मलिक, जैकी श्रॉफ, कुमार सानू और रंजीत जैसे कई बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी थी। अनु मलिक ने तो दाऊद के लिए एक डेडिकेटेड गाना भी बनाया था। इस बीच दाऊद और उसके राइट हैंड छोटा राजन के बीच दरार बढ़ती जा रही थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के प्लानिंग से छोटा राजन को दूर रखा गया था, इसलिए वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। डी कंपनी में अब उससे ऊंचा रुतबा छोटा शकील का हो गया था, इसलिए छोटा राजन ने दाऊद से दोस्ती तोड़ते हुए उसकी गैंग को छोड़ दिया। इसके बाद छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। साल 1994 में दाऊद ने छोटा राजन को मारने की प्लानिंग की, लेकिन जब तक दाऊद के आदमी उस तक पहुंच पाते वो दुबई से भाग चुका था। साल 2000 में दाऊद को खबर मिली कि छोटा राजन बैंकॉक में छिपा है। उसे खत्म करने के लिए दाऊद के खासम खास छोटा शकील ने अपने गुर्गो मुन्ना झिंगाड़ा को भेजा। मुन्ना ने बैंकॉक में छोटा राजन को जान से मारने के लिए उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो वहां से बच निकला। छोटा राजन ने भी कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में ISI और पाकिस्तानी आर्मी की कड़ी सुरक्षा में रहना। इंडियन अथॉरिटीज भी दाऊद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी बीच 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बड़ी बेटी महरूक की शादी का रिसेप्शन पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। इसी मौके पर भारत ने दाऊद को पकड़ने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। इस काम को शांति से निपटाने की जिम्मेदारी IB से रिटायर हो चुके अजीत डोभाल को सौंपी गई। अजीत डोभाल ने इसमें छोटा राजन को भी शामिल किया। छोटा राजन ने दाऊद को ठिकाने लगाने का काम अपने 2 शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को सौंपा। भारत ने एक सीक्रेट लोकेशन पर अजीत डोभाल की निगरानी में इन दोनों की ट्रेनिंग हुई। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को किसी तरह यह भनक लग गई कि छोटा राजन के आदमी शहर में है। एक दिन डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर छोटा राजन गैंग के शूटर्स को मिशन समझा रहे थे कि तभी पुलिस ने उस होटल पर धावा बोल दिया। डोभाल ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो कौन है और किस मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई और इस तरह से दाऊद इब्राहिम मारे जाने से बाल बाल बच गया। उन दिनों पुलिस गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए उनके फोन सर्विलेंस पर रखकर उनकी बातें सुना करती थी। साल 1999 में एक दिन मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अंबादास पोटे ने एक बेहद चौंकाने वाली फोन रिकॉर्डिंग सुनी। फोन पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और मुंबई के एक एडिशनल सेशंस जज के बीच बात हो रही थी। जज डी कंपनी के 2 शूटर्स को जेल से बरी करने के बदले एक चिट फंड कंपनी में फंसे अपने 40 लाख रुपए की उगाही की बात कर रहा था। अंबादास पोटे ने रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच के चीफ डी शिवानंदन को सौंपी। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उस एडिशनल सेशंस जज को सस्पेंड करवा दिया। उसी सेशंस कोर्ट में उस जज के खिलाफ मुकदमा चला जहां वो बतौर जज काम करते थे, लेकिन जब मुकदमा चला तो कोर्ट ने उस टेप को कानूनी रूप से पुख्ता सबूत मानने से इनकार कर जज को बरी कर दिया। इस तरह जहां एक तरफ मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के काम में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ करप्ट अफसर और जज अपने निजी स्वार्थ के लिए पुलिस की मेहनत पर पानी फेर रहे थे। दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 1993 के मुंबई ब्लास्ट में ही नहीं था, बल्कि 2008 के 26/11 मुंबई अटैक्स में भी उसकी भूमिका सामने आई, जिसमें उसने लश्कर-ए-ताइबा के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करके उनकी भारत में घुसने में मदद की थी। इसके अलावा दाऊद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी के साथ भी रिश्ते थे। इस वजह से जहां दाऊद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की IS एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमिटी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुकी है, तो वही भारत और अमेरिका ने भी दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर उसके सर पर भारी भरकम इनाम रखा हुआ है। दाऊद का भाई अनीस बैटिंग रैकेट चलाता है, जिसके जरिए करोड़ों की कमाई होती है। 2018 में दाऊद के एक गैंगस्टर ने दावा किया कि डी कंपनी दुनिया भर के 2/3 क्रिकेट मैचों में अकेले ही सट्टा लगवाती है। 2013 की IPL स्पॉट फिक्सिंग में भी दाऊद की डी कंपनी इन्वॉल्व थी। इस तरह मुंबई छोड़ने के बाद भी दाऊद का क्राइम बिजनेस बिना रुके चलता रहा।
साल 2015 में फोर्ब्स ने दाऊद को $6.7 बिलियन की संपत्ति का मालिक बताया था, जिस हिसाब से वो दुनिया के अब तक के सबसे अमीर गैंगस्टरों में से एक है। उसके पास ब्रिटेन में $450 मिलियन की संपत्ति है, जबकि बाकी कई देशों में 50 से अधिक संपत्तियों में उसका इन्वेस्टमेंट है। भारत में उस पर नकेल कसे जाने के बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी उसकी कमाई का 40% हिस्सा भारत से ही आता है। नवंबर 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने रौनक अफरोज रेस्टोरेंट सहित दाऊद की 3 प्रॉपर्टीज और साल 2020 में उसकी 6 प्रॉपर्टीज को बेच दिया था। आज दाऊद के पास कुल 14 देशों के पासपोर्ट है और उसने अपनी आतंक की दुकान इंडिया, पाकिस्तान, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, सिप्रस, द यूएई, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला रखी है। आज दाऊद की डी कंपनी केवल एक अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं रही, बल्कि ये एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जो अफ्रीकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम को भी आतंक फैलाने के लिए फंड करती है। बीते 20 सालों में कभी कोरोना, कभी हार्ट अटैक तो कभी जहर से दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की 5 बार अफवाहें उड़ चुकी है, लेकिन हर बार ये खबरें झूठी साबित हुई है। भारत से भागने के बाद वो लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पकड़े जाने के डर से उसने हुलिया बदलने के लिए कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई है। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में न केवल मुंबई पुलिस बल्कि इंटरपोल भी लगी हुई है। दाऊद की उम्र अब लगभग 70 साल है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम कब तक पुलिस की पकड़ में आ पाता है।